हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान के 16वें अध्याय में, जो कि है धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले इस अध्याय में दिए गए तथ्यों को हम संक्षेप में पढ़ेंगे और उसके बाद इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास बहुत से ऐसे पदार्थों को देखते हैं जो प्रायः धातु या अधातु होते हैं। असल में धातुओं का जो व्यवहार है वो बहुत सालों से ही होता आ रहा है। शुरू में मनुष्य ने जो औजार बनाए वे पत्थर, लकड़ी या फिर जानवरों की हड्डियों के बने थे। धातु की खोज होने पर औजार बनाने में बड़ी तरक्की हुई। तांबे या लोहे के बने औजार पत्थर या लकड़ी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते थे। धातुओं की जो दूसरी खास बात यह थी कि उसे आग में गर्म करके किसी भी रूप में ढाला जा सकता था। सोना, तांबा, चांदी, शीशा, टिन, लोहा, पारा क्रमशः 7 प्राचीनतम प्राप्त धातुएं हैं जिन्हें आप लोक व्यवहार में देखते होंगे। इसी कारण धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी व्यवहत विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। धातु की खोज के बाद तो नए नए प्रकार के औजार बनने लगे और इसी तरह जो है हथौड़ी भी लोहे की ही बनी। तो आगे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसका आप स्वयं अध्ययन करें और आगे हम धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो गुण है वो है चमक, जो कि धातुओं में पाया जाता है। सभी धातुएं जो है चमकदार होती हैं, उनमें कुछ न कुछ चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होता है। सबसे पुराना धातु सोना है जिसका आविष्कार 6000 ईस्वी पूर्व हुआ था। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा अपने मौलिक अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें अपने अपने रंग के लिए खास चमक होती है। एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम तथा चांदी का रंग सफ़ेद है। सोना का रंग पीला है। तांबा का रंग लाल या भूरा है। एक लंबे समय के लिए अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हवा के अवयवों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि बनाते हैं, जिसकी पहली परत धातुओं की सतह पर जम जाती है, जिससे धातुओं की सतह जो है वो धुंधली हो जाती है, परंतु इन्हें साफ करने पर चमक लौट आती है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें चमक नहीं होती है या घिसने पर भी चमक नहीं आती है। तो प्रायः हम कह सकते हैं कि धातुओं में चमक होती है, अधातु पदार्थ में चमक नहीं होती है। लेकिन सिर्फ हम चमक के आधार पर जो है धातुओं और अधातुओं का अंतर या विभेद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए और भी गुणों का अध्ययन करना होगा। कई धात्विक पदार्थ मिलकर मिश्र धातु यानी कि अलॉय बनाते हैं, जिसका अपना एक रंग एवं चमक होता है। धातुओं का जो अगला भौतिक गुण है वो है कि वो ठोस अवस्था में होते हैं, कठोर होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि को देखें तो हम पाते हैं कि मरकरी यानी कि पारा, जो कि आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है उसमें ये पारा होता है, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये एक कह सकते हैं कि अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है। पारा को छोड़कर सभी धातुएं सामान्य ताप पर जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला पॉइंट है पीटने पर फैलना यानी कि आघात वर्ध्यता। धातुओं को जो है पीटने पर वो फैलते हैं, है ना। आपने अपने आसपास लोहार को फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि बनाते देखा होगा। ये लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर बनाए गए हैं, है ना। लेकिन क्या हम लकड़ी के तख्ते को पीट कर ऐसा आकार दे सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं को पीट कर जो है फैला सकते हैं, जबकि अधातुओं को पीटने पर वो क्या होते हैं? चूर चूर हो जाते हैं। और अगला पॉइंट है उष्मा चालक, यानी कि सभी धातुएं जो है उष्मा के चालक होते हैं। इसीलिए जो है हमारे रसोई घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, देखते हैं कि उसे पकड़ने के लिए जो है प्लास्टिक का या लकड़ी का जो है हैंडल लगा रहता है, जिसे पकड़ने से जो है हमारा हाथ नहीं जलता है। अदरवाइज़ पूरे बर्तन जो है, बर्तन के अन्य हिस्से जो है वो गर्म हो जाते हैं, जिसे छूने पर हमारा हाथ जलने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी धातुओं में जो है वो ऊष्मा का चालन होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। और क्रियाकलापों का आप स्वयं ही अध्ययन करें। यहाँ पे जैसे एक मान लिया जाए कि यहाँ पे एक लोहे की छड़ है और
इसमें जो है कुछ कुछ दूरी पे मोम की सहायता से आपने लोहे की कील को यहाँ पे चिपका के रखा है और एक सिरे को जो है आप कैंडल से गर्म करते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र जो है इस तरफ से यहाँ की ओर होगा, कैंडल वाले छोर से लेकर अगले छोर की तरफ होगा। तो सबसे पहले जो है ये गर्म होगा, फिर उसका हीट यहाँ ट्रांसफ़र होते हुए इस ओर आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो कील गिरेगा वो जो पहला मोम होगा जहाँ पे, वहाँ से क्योंकि ऊष्मा का चालन यहाँ पे सबसे पहले पहुँचेगा तो यहाँ ये एरिया जल्दी गर्म होने के कारण जो ये कील है सबसे पहले गिरेगा और जो सबसे दूर होगा मोम उसका कील जो है सबसे लास्ट में गिरेगा। और चांदी और कॉपर जो है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि लेड यानी कि शीशा एवं पारा जिसको हम मरकरी भी कहते हैं ऊष्मा के सबसे कम चालक हैं। और अगला जो गुण है कि ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा के साथ साथ विद्युत का भी चालक होती हैं, यानी कि उनसे होकर जो है करंट पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है, देखिए अगर ये वायर को काट के यहाँ पे अलग अलग कर दिया जाए और बीच में कोई धातु को रखा जाए तो जिस जिस धातु से जो है होकर ये बल्ब जलने लगेगा तो समझेंगे कि वो क्या है, विद्युत का चालक है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे जो जो पदार्थ धातु होगा वहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा, अदरवाइज जो अधातु होते हैं उनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं करती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम घरों में जो विद्युत का तार का उपयोग करते हैं उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ की परत जैसी कवर चढ़ी होती है, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबड़ विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हमें आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के तार आसानी से बाजार में मिलते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता ही तन्यता कहलाती है। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु हैं, अतः सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती। तन्य का मतलब उसको पीट पीट कर और पतला से पतला बनाया जा सकता है, उसका पतला तार बनाया जा सकता है। और अगला जो गुण है वो है ध्वनिकता। तो आप अपने विद्यालय की घंटी बजते सुने होंगे। घंटी लोहे की प्लेट या धातु के बने होते हैं। सिक्के को जमीन पर गिरते देखा होगा या नहीं तो गिराकर देखें। कुछ धातुओं को कठोर सतह पर टकराने पर एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है, इसी कारण इसे ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवाज़ कुछ क्षण तक सुनाई देती है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोना एक कोमल सुनहरे रंग का कीमती धातु है। इसका उपयोग आभूषण यानी कि ज्वेलरी बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोना में कम कीमती धातु जैसे कि तांबा या चांदी थोड़ी सी मिला दी जाती है, जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। ये 22 कैरेट के होते हैं, जिसका अर्थ हुआ 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट है। 24 कैरेट को 18 कैरेट में बदलने के लिए 18 भाग सोना 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो धातुओं के भौतिक गुणों का जो सार है वो ये है कि ऐसे पदार्थ जो ठोस, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, वे धातु या मेटल कहलाते हैं। ठोस अवस्था में कार्बन, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, ऑर्गन इत्यादि जो है वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और आगे है धातु और अधातु में कुछ अपवाद भी होते हैं। अभी हमने धातुओं के गुण पढ़े कि धातु जो है ठोस होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन भी पाया जाता है। सबसे पहला है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, मतलब इनको पीट पीट कर लंबा बनाया जा सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बिस्मथ, जो एक धातु है और इसे जो है ये जो धातु है वो तन्य नहीं होती है। दूसरा है सभी धातुएं ठोस होती हैं, जिसका एक्सेप्शन है मरकरी या पारा, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है।
अगला है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इत्यादि अत्यंत कठोर हैं, परंतु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये भी अपवाद हो गया। लेड यानी कि शीशा एवं पारा जो मरकरी कहलाता है, धातु होते हुए भी ऊष्मा के सबसे कम चालक है। अगर आप चूड़ी को गर्म करते हैं कैंडल से, देखिएगा आप बहुत देर के बाद आपका हाथ में जो है हीट ट्रांसफ़र होके आएगा, तो ये बहुत कम चालक हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम। अगला पॉइंट है सभी धातुएं विद्युत की कुचालक हैं। इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट, जिसका इस्तेमाल पेंसिल में किया जाता है लिखने के लिए। तो ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या करती है? सुचालक होती है। और हीरा अधातु है यानी कि नॉन मेटल है, फिर भी वह सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है। और आगे है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहले है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, है ना। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जब हम लोहे को वायु में जो है नम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होती है? जंग लगने लगती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है वो लौह ऑक्साइड का निर्माण करती है। जंग का विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि लाल लिटमस पत्र डालने पर इसका रंग जो है नीला हो जाता है, जो इसके क्षारीय होने का सूचक है। लोहे में लगा जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड है। जब हवा में नमी रहती है तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन लोहे की बनी चीज़ों के ऊपरी परत के साथ प्रतिक्रिया करती है तथा नया पदार्थ लौह ऑक्साइड बनाता है। लोहा जल यानी कि नमी के मिलने के साथ और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लौह ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि जंग के रूप में उस पर जमने लगता है। इसी प्रकार जो है जो कॉपर के आभूषण होते हैं, मतलब तांबे की जो वस्तुएं होती हैं, उस पर भी जंग लग जाता है। कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर हल्की हरी परत जम जाती है, जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यानी कि कॉपर को जब मॉइस्चर मिलता है, जल मिलता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से मिलता है और उसको अगर मॉइस्चर मिल जाए, नमी मिल जाए, पानी मिल जाए, तो इन सब के साथ मिलकर वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि उसी में हरे हरे कलर में जमने लगता है। उसके बाद है मैग्नीशियम। रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोलने पर लाल लिटमस पत्र डालने पर नीला हो जाता है, जो कि क्षारीय होने का सूचक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि उजला पाउडर बनाता है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार जो है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम इत्यादि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अर्थात धातु के ऑक्साइड में क्षारीय गुण होते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। जब हम मैग्नीशियम को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो कि पॉप ध्वनि के साथ जल उठता है। मैग्नीशियम और पानी मिलने से जो है मैग्नीशियम को पानी में मिलाकर जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, परंतु सभी धातु जल के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह उबलते हुए पानी से जल्दी से अभिक्रिया करता है। जस्ता और लोहा वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। अधातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, इसी कारण कुछ अधातुओं को जल में रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में रखते हैं जिससे यह हवा से अभिक्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि यह हवा से अभिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। आगे है अम्ल के साथ अभिक्रिया। कुछ लोहे की कीलों को लेकर आपको क्या करना है? बालू पत्र यानी जो सैंड पेपर आता है उससे पूरी अच्छी तरह से साफ करके
इन्हें परखनली में रखे कुछ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदों को डालें। एक जलती हुई अंगीठी इसके अंदर ले जाइए। यह धधकते हुए जलता है, जो कि यह बताता है कि धातु तनु गंधका अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्रमशः लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यानी कि लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलने के बाद फेरिक क्लोराइड यानी कि लवण एक प्रकार का होता है निर्माण करती है, प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ धातुओं पर जो है वो अम्ल का भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ धातु जैसे सोना और प्लैटिनम पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो अधातु होते हैं वो प्रायः अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन कुछ अधातु जैसे सल्फर और फास्फोरस सांद्र गंधका अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया तो करते हैं, परंतु हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। और आगे यहाँ पे क्षार के साथ कुछ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन को बताया गया है, जिसका अध्ययन आप स्वयं कर लें। ये सारा जो टेस्ट है वो हम विद्यालय में ही प्रयोगशाला में कर सकते हैं, और जानकारी के लिए आप इसे स्वयं अध्ययन कर लें। और आगे हम धातुओं की उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम ये सब जो है हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। आप अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीन, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ी, वायुयान, खाना बनाने के पात्रों में होता है। लोहा का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोगी वस्तुओं से लेकर कृषि यंत्रों में बनाने में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने तथा वायुयान में होता है, क्योंकि ये हल्का होता है। तांबे का इस्तेमाल बिजली के तार एवं विद्युत संयंत्रों में होता है। सोना चांदी का इस्तेमाल आभूषण निर्माण में और कंप्यूटर के विद्युत परिपथ में होता है। फ्यूज तार एक मिश्र धातु है जिसे टिन और लेड को लिया जाता है, इसका गलनांक कम होता है पर प्रतिरोध ज़्यादा। जब उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा बहती है तो इन उच्च वोल्टेज में घर में विद्युत से चलने वाली मशीनें जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी जल सकती हैं। इस उच्च वोल्टेज पर फ्यूज के तार पहले ही जलकर घर के विद्युत प्रवाह को रोक देता है, जिससे घर की सामग्री जो है वो जलने से बच जाती है। और यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि लोहा धातु हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करती है। तांबा तथा जिंक एंजाइमों में पाया जाता है। आर्सेनिक एक विषैला धातु है। मैग्नीशियम पौधों में होता है। कुछ अधातुएं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं फास्फोरस का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में होता है। फास्फोरस माचिस के निर्माण में, आयोडीन कटने छीलने पर एंटीसेप्टिक के रूप में, सल्फर पटाखों में, और ऑक्सीजन जो है श्वसन में, हीरा ज्वेलरी और शीशा कटने में, ग्रेफाइट बैटरी और पेंसिल के बनाने में होता है। और आगे यहाँ पे पता लगाने के लिए कहा जा रहा था कि अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सजीव श्वसन में आवश्यक है, तो ये होगा ऑक्सीजन। अधातु जो उर्वरकों में उपयोग होता है उसमें हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब हो सकते हैं। अधातु जो जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है वो क्लोरीन होगा। अधातु जिसका बैगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में होता है वो टिंक्चर कहलाता है, इसमें आयोडीन होता है। अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होते हैं वो सल्फर यानी कि गंधक कहलाता है। और एक मिश्र धातु जो विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होता है वो पीतल कहलाता है। तो इस प्रकार इस अध्याय में दिए गए सभी तथ्यों का संक्षेप में हमने अध्ययन कर लिया है। और अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल जानेंगे। जो पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही होता है और उसी पे आपको टिक करना होता है। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा क, लोहा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा क, जिंक। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा ख नंबर, सोना। और चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा लोहा, का। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
पहला नंबर में भी यही क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर होगा लोहा। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पुराना धातु खाली स्थान है, तो यहाँ पे आपको सोना भर देना है। खाली स्थान की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट के लपेटने में होता है, तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। यहाँ पे आप एल्यूमिनियम भर दीजिए। ग नंबर में है सभी खाली स्थान तन्य होती हैं, तो यहाँ पे धातुएं भर देंगे। खाली स्थान एक द्रव धातु है, तो यहाँ पे भरेंगे पारा। पारा एक द्रव धातु है। खाली स्थान एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट भर देंगे। अगला प्रश्न है, यदि कथन सही है तो टी और गलत है तो एफ, यानी कि ट्रू फॉल्स है, ये आपको लिखना है। का नंबर, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो इसका होगा फॉल्स। अधातु जो है अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, धातु करते हैं। दूसरा है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, तो ये ट्रू है। ग नंबर है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, यहाँ पे होगा ये फॉल्स। घा में है लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है, ये भी फॉल्स है। और ड़ नंबर में है कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, ये भी फॉल्स है। आगे है नीचे दी गई तालिका में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। जैसे चमक जो है वो धातु में भी होता है, अधातु में नहीं होता है। चमक, तन्यता, आघात, वर्ध्यता, कठोरता, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, ये सारा गुण जो है धातुओं का है, अधातुओं का नहीं है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लें। और आगे है निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। का नंबर में है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। खा नंबर है फास्फोरस को पानी में रखते हैं जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि फास्फोरस हवा से अभिक्रिया करके जल उठता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। जबकि सोडियम और पोटेशियम पानी से अभिक्रिया ना कर ले, इसके लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ग नंबर में है कि इसके कारण दीजिए। नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में नहीं रखते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि नींबू के अचार में, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि नींबू के अचार में अम्ल होता है जो एल्यूमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो है नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे सोना का जो मिलान होगा वो आभूषण के साथ होगा। आयरन से जो है मशीनें बनती हैं, आयरन यानी कि लोहा। एल्यूमिनियम का मिलान आपको करना है खाद्य सामग्री लपेटना। कार्बन का इस्तेमाल आपको लिखना है ईंधन में। तांबा जो है बिजली के तार बनाने में। और पारा यानी कि मरकरी से जो है वो थर्मामीटर बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोला जाता है और इसमें लाल लिटमस पत्र डाला जाता है, तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम जलने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो क्षारीय गुण वाला होता है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूसरा है कि बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए और नीला लिटमस पत्र डाला जाता है तो क्या होता है, तो आप इसका उत्तर होगा बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए तो यह अभिक्रिया कर कार्बनिक अम्ल बन जाता है जो अम्लीय गुण वाला होता है, अतः इसमें नीला लिटमस डालने पर लाल हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया और इसमें लोहे की कुछ पिन यानी कि किलें डाली। एक जलती हुई माचिस की तीली शीशी के मुंह पर रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भभक कर जलने लगी। बताइए कौन सी गैस निकली, तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस निकली, क्योंकि धातु को क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और ये जो है पॉप ध्वनि के साथ जलता भी है।
सो स्टूडेंट्स, ये अध्याय यहाँ पे होता है समाप्त। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।